नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक हम में बात करेंगे फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन की और नेचुरल वाटर कूलर की। इसके अलावा चर्चा करेंगे होली के हानिकारक रंगों पर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। दिल्ली में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का आयोजन, देश भर से आए इनोवेटर्स ने लिया हिस्सा। 20 सालों में देश की बिजली ने कितनी की उन्नति, रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। चेन्नई में बढ़ते शहरीकरण पर वैज्ञानिकों का ताजा शोध, भविष्य के दुष्प्रभावों की भी दी जानकारी। खोज खबर में चर्चा करेंगे रंगों में मिलाए जाने वाले हानिकारक केमिकल्स की और इनसे बचाव की। और टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में जानेंगे नेचुरल वाटर कूलर के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। भारत में हुनरमंदों की कमी नहीं और समय समय पर उनके कार्यों को सराहा भी जाता रहा है। इसी कड़ी में उनकी प्रतिभा को और भी निखारने और लोगों के सामने लाने के लिए राष्ट्रपति भवन में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में पूरे देश से आए कई इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फेस्टिवल का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया, जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मॉडिफाइड बॉयलर से लेकर अनियन ट्रांसप्लांटर तक और बांस की फट्टी से लेकर पोशमपल्ली साड़ी बनाने वाली मशीन तक, हाल ही में हुए इनोवेशन 2016 महोत्सव में ऐसी कई चीजें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति भवन में 12 से 19 मार्च के बीच संपन्न हुआ। इसमें देश भर से बड़ी तादाद में आए स्कूली छात्रों, लेखकों, कलाकारों, शोधकर्ताओं और नीति निर्धारकों ने हिस्सा लिया। महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य देश और दुनिया के इनोवेटर्स और निवेशकों को साथ लाना था, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से इनके हर पहलू पर ध्यान दिया जा सके। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन believes that 1.31 billion Indians do not represent 1.31 billion mouths, but 1.31 billion minds. And the evidence is right here, as you could see. This is not an event, it's a movement across the country where, as I always say, the I in India, every Indian must stand for innovation. Innovation has to become a way of life, not just the IITs or industry, but for each one of them. And you can see the people don't want to be part of a problem, they want to be a part of a solution. And each one of them, including the children, are trying to come out with a solution. इसका उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 12 मार्च को राष्ट्रपति भवन में किया। इस बार के आयोजन में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए 85 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जमीन से जुड़े इनोवेटर्स की दिलचस्प प्रदर्शनी देखने को मिली। इस प्रदर्शनी में आम लोगों के सरोकार से जुड़ी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इनमें करीब 65 इनोवेटर्स की प्रदर्शनी कृषि, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। What that basically does is you are not only touching the apex of the innovation pyramid, but you are generating a mass movement wherein these school children today, tomorrow, 10 years from now, are going to fully participate in the innovation movement of the country. And so we call it MIMIC, Million Ideas for Innovation and Creativity. The new program which is being launched countrywide starting next financial year. महोत्सव के दौरान वार्षिक पुरस्कार भी दिए गए। इनोवेशन वर्ग में जेएनयू के प्रोफेसर राकेश भटनागर को एंथ्रैक्स से लड़ने वाला टीका विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया, जबकि शोध के क्षेत्र में जेएनयू के मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी ग्रुप को मलेरिया जैसी बीमारी के खिलाफ काम करने के लिए सम्मानित किया गया। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड दिया गया।
काम हो या फिर बड़ा, बिजली के बिना आज हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे देश के कई गांव अगर आज उन्नति कर रहे हैं तो इनमें से एक मुख्य वजह बिजली ही है। देखा जाए तो बिजली को सामाजिक आर्थिक उन्नति का भी प्रतीक माना जाता है। इसी उन्नति को जानने के लिए इंडिया लाइट प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके द्वारा पिछले 20 सालों के आंकड़े सामने आए हैं। आधुनिक दौर में विकास के लिए विद्युतीकरण और ऊर्जा की उपलब्धता सबसे जरूरी शर्तों में से एक है। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में वहां बिजली एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। अलग अलग सरकारों के दौरान विकास के लिए बिजली का मुद्दा तो कई बार उठा, लेकिन विद्युतीकरण के मामले में आज भारत कहां खड़ा है? इस सवाल के जवाब को एक मैप के जरिए पिछले 20 सालों में भारत में हुए विद्युतीकरण के विकास से समझा जा सकता है। ये मैप इंडिया लाइट्स प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक और मिशिगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर ब्रायन मिन के सहयोग से तैयार किया गया है। इस परियोजना का मकसद है भारत के ग्रामीण इलाकों में उपग्रह के जरिए रात के वक्त रोशनी और विद्युतीकरण का पता लगाना। इसके लिए डिफेंस मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट कार्यक्रम के जरिए देश के करीब 6 लाख गांवों में पिछले 20 सालों से रात के वक्त बिजली की तस्वीरें ली गईं। अध्ययन के दौरान इन तस्वीरों को 440 करोड़ डेटा पॉइंट्स में परिवर्तित किया गया, जो ये बताते हैं कि किसी खास गांव में किसी खास वक्त पर बिजली की उपलब्धता कैसी थी। इससे 1993 से 2013 के बीच विद्युतीकरण के विकास का पता चलता है। इस मैप के जरिए लोग आसानी से ये देख सकते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दौरान गांव में बिजली के क्षेत्र में कितना विकास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के करीब 96% गांव में बिजली मुहैया करवाई जा चुकी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 69% घरों में ही बिजली के कनेक्शन हैं। ऐसे हालात में इंडिया लाइट्स प्रोजेक्ट के तहत जुटाए गए आंकड़े देश में विद्युतीकरण की सही तस्वीर दिखाते हैं, जिनके इस्तेमाल से देश के नीति निर्धारक बिजली के विकास के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। दिन ब दिन बढ़ते शहरीकरण के कारण आज हमारे देश के लगभग हर क्षेत्र से गांव सिमटता जा रहा है। तेजी से हो रही इस उन्नति के फायदे तो हैं, लेकिन भविष्य में इसके कई दुष्प्रभाव भी हमें झेलने पड़ सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थानों ने इन्हीं दुष्प्रभावों को जानने के लिए चेन्नई शहर पर एक शोध किया है। शोध के क्या परिणाम आए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिसंबर 2015 में चेन्नई में सदी की सबसे भयानक बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से चेन्नई शहर में कई दिनों तक सड़कों पर पानी भरा रहा और हजारों लोगों को बाढ़ की वजह से बेघर होना पड़ा। इससे पता चलता है कि बेतरतीब विकास और अनियोजित शहर के कारण जनजीवन और पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के डॉक्टर टीवी रामचंद्र और डॉक्टर भरत एच एथल का नया अध्ययन इसी विषय पर आधारित है। इस दल ने चेन्नई के शहरी विकास का, खासकर शहर के बाहरी हिस्से के विकास का जायजा लिया, जो ना तो शहरी क्षेत्र में आता है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जिसका नतीजा काफी भयानक रहा। शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले 2 दशकों में चेन्नई का शहरी इलाका 1.46% से बढ़कर 18.55% हो गया, जबकि हरित इलाका करीब 22% कम हो गया। रिमोट सेंसिंग डेटा पर आधारित इस अध्ययन के तहत पिछले 40 सालों में चेन्नई शहर के विकास की पद्धति का जायजा लिया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक बीते कुछ सालों में चेन्नई शहर के अंदर
जहां तेजी से आबादी विकसित हुई है, वहीं बाहरी इलाके में खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बेतरतीब तरीके से वृद्धि हुई। शोध के आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि साल 2026 तक चेन्नई का करीब 36% इलाका शहरी क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, जिससे तटीय इलाकों में पर्यावरण असंतुलन का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे बचने के लिए भूमि के सही इस्तेमाल के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहतर रणनीति के साथ शहरी विकास को लागू करने और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ठीक से किए जाने की जरूरत है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। स्वास्थ्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने के लिए गोवा की राजधानी पणजी में अल शद्दाई चैरिटेबल ट्रस्ट ने 13 मार्च 2016 को एक स्वास्थ्य मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का थीम था रनिंग फॉर होम एंड होप। स्वास्थ्य के साथ साथ मैराथन का एक उद्देश्य फंड इकट्ठा करना भी था। इकट्ठा किए गए पैसे से उन गरीबों को घर बनाने में मदद किया जाता है जिनके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं होते। 21 किलोमीटर के इस मैराथन दौड़ में 20 अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों ने भी हिस्सा लिया। भूविज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत जर्मनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोगी उपक्रम को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच बायोमेडिकल और इसके सहयोगी उपक्रमों को बढ़ावा देने को लेकर भी बातचीत हुई। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को साथ लेकर सामाजिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। भारतीय स्मारकों को संरक्षित करने के लिए इसरो ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भारतीय पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर स्मारकों को संरक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों के बीच हुए इस करार के बाद इसरो उपग्रह के जरिए करीब 3000 संरक्षित स्मारकों पर निगाह रखेगा ताकि उसके आसपास कोई भी अवैध निर्माण न किया जा सके। यहाँ मैप के जरिए ये भी बताया जाएगा कि कौन सी जगह प्रतिबंधित है, जहां घूमना मना है। भारत ने मध्यम दूरी की परमाणु विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड 4 से किया गया। पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित ये मिसाइल 700 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल ठोस प्रणोदकों से चलती है। होली का त्योहार करीब आ चुका है। पूरे देश में इस रंगों के त्योहार को मनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। स्वादिष्ट पकवान से लेकर रंग बिरंगे गुलाल से बाजार सज चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो रंग आप बाजार से खरीदते हैं उनमें कई हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये रंग हमारी त्वचा और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही हानिकारक होते हैं। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे होली के हानिकारक रंगों पर और बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप इनसे अपना बचाव। आजकल देश के बाजारों में रंगों की बाढ़ सी आ गई है। देश लाल, गुलाबी, नीले और हरे समेत कई रंगों में सराबोर होली मनाने की तैयारी में जुट गया है।
हाल के दिनों की बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि बाजारों में बह रही रंगों की बाढ़ उतनी भी सुरक्षित नहीं जितनी की दिखाई देती है। होली में लोग सस्ते केमिकल से बने जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल कारखानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सस्ते रंगों में ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए बेहद घातक होते हैं। उदाहरण के तौर पर सूखे रंगों में एस्बेस्टोस और सिलिका मिलाए जाते हैं, वहीं नीले रंगों में इंजन ऑयल और डीजल के पदार्थ मिले होते हैं। शोध पर अगर गौर करें तो ऐसा पाया गया है कि इन केमिकल रंगों में क्रोमियम, सिलिका, लेड, निकल, जिंक और अल्कलाइन अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, रंग बनाने वाले केमिकल में शीशे के टुकड़ों का भी उपयोग किया जाता है। होली के समय गाढ़े और लंबे समय तक असरदार रंगों की भी मांग होती है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि ऐसे रंग एक बार लगने के बाद जल्दी साफ नहीं हो पाते, क्योंकि इन रंगों में विषैले इंडस्ट्रियल डाई और मेटल ऑक्साइड मिले होते हैं जो कई बार साफ करने के बाद भी नहीं जाते और छूटने के बाद भी त्वचा पर दाग छोड़ जाते हैं। तरह तरह के रंगों में अलग अलग केमिकल मिलाए जाते हैं, जैसे लाल रंग में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, गुलाबी रंग में रोडामाइन बी, नारंगी रंग में क्रोमियम आयोडाइड, पीले रंग में ऑरमाइन, हरे रंग में कॉपर सल्फेट और काले रंग में लेड यानी शीशे का पाउडर मिलाया जाता है। और इन सब में सबसे बुरी बात यह है कि ये सारे केमिकल पदार्थ स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इन केमिकल्स का प्रभाव बेहद बुरा होता है। इससे त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा होता है, जैसे खुजली। यही नहीं, इससे सांस लेने में भी परेशानी आने लगती है। साथ ही इन केमिकल के इस्तेमाल से अस्थमा को भी बढ़ावा मिल सकता है। इतना ही नहीं, ये केमिकल आंखों पर भी बुरा असर डालते हैं। इससे आंखों की रोशनी कम होने लगती है। यही नहीं, इन केमिकल से कैंसर तक भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि लेड और मर्क्यूरी ऑक्साइड त्वचा के रास्ते खून में मिल जाते हैं, जो गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर डाल सकते हैं। हाल के दिनों में होली के समय ऑर्गेनिक रंगों का चलन बढ़ा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक या दूसरे शब्दों में प्राकृतिक रंगों के नाम पर लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। जैसे कि सूखे रंग में हर्बल डाई होते हैं, पर फिर भी इन रंगों को बनाने का बेसिक कंपोनेंट त्वचा के लिए हानिकारक होता है। विशेषज्ञों की माने तो होली के दौरान इन तरीकों को अपनाकर सुरक्षित रहा जा सकता है, जैसे कि रंगों के पैकेट पर लिखे इस्तेमाल के तरीकों और सावधानियों को ध्यान से पढ़ें और औद्योगिक इस्तेमाल वाले उत्पादों को खरीदने से बचें। हर्बल या प्राकृतिक रंग सही दुकान से ही खरीदें। होली के खेलने से पहले शरीर पर वैसलीन या सरसों का तेल लगाएं, इससे रंग जल्दी साफ हो जाता है। गाढ़े रंगों से बचें, जैसे कि बैंगनी, हरा और गाढ़ा गुलाबी रंग, क्योंकि इनमें केमिकल ज्यादा मिले होते हैं। होली खेलने के बाद रंगों को तुरंत साफ करें, नहीं तो केमिकल पदार्थों के खून में मिलने की संभावना बढ़ सकती है। ये सब सुरक्षित होली खेलने के तरीके हैं, पर सबसे सुरक्षित रास्ता घर में उपलब्ध हर्बल रंगों का इस्तेमाल ही है। हम लोगों ने जो कैंपेन किया है खेलो होली नेचुरली, जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की तरफ से हम लोगों ने इसके ऊपर में पूरे कैंपेन कर रहे हैं। और हमारे जो इको क्लब्स हैं, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी सारे इको क्लब्स को चिट्ठी लिखा है बच्चों को इसके नेचुरल कलर पे यूज़ करें। और जो हमारा पेरेंट्स है इनको भी नेचुरल कलर यूज़ करें, क्योंकि जो केमिकल कलर से आपको शरीर में काफ़ी हानिकारक होता है। आपका स्किन डिजीज होता है, बाल का प्रॉब्लम होता है, आंखों को इरिटेशन होता है, लेकिन नेचुरल कलर को यूज़ करना ही चाहिए। रसोई घर में आटा आसानी से मिल सकता है। उसमें कई अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ कई तरह के रंग बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लाल चंदन की लकड़ियों से बने पाउडर के साथ लाल रंग बना सकते हैं। हल्दी से पीला, हीना से हरा और टेसू के फूलों की मदद से नारंगी रंग बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, गीले रंग भी घर में बनाए जा सकते हैं। चुकंदर, टेसू, गुलाब की पंखुड़ियां, गेंदे का फूल और अनार के जूस को मिलाकर उबाल देने से गीले रंग तैयार किए जा सकते हैं और सुरक्षित होली मनाई जा सकती है। इस बार सुरक्षित होली खेलने का तरीका यही है कि हर्बल रंगों के साथ केमिकल फ्री होली खेली जाए।
फ्रिज का ठंडा पानी पीना है लेकिन लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, अब एक ऐसा वाटर कूलर बना लिया गया है जो बिना बिजली के प्राकृतिक रूप से पानी को ठंडा करेगा। कैसे? चलिए देखते हैं हमारे सेगमेंट टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में। गर्मी के दिनों में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हमारे शरीर को पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और हमें बार बार प्यास लगती है। ऐसे में प्यास बुझाने के लिए हम फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। ऐसे में एक वाटर कूलर को विकसित किया जा चुका है जो बिना बिजली पानी को ठंडा कर सकता है। ये एक प्राकृतिक वाटर कूलर है जिसे विकसित किया है गुजरात के रहने वाले अरविंद आर पटेल ने। ये नेचुरल वाटर कूलर पानी के प्राकृतिक वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके लिए इसमें कॉपर ट्यूब्स लगाई गई हैं। इन कॉपर ट्यूब्स को विस्कोस फैब्रिक के साथ माउंट किया गया है, जिस पर लगातार पानी गिरता रहता है। जैसा कि कॉपर यानी तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इस कॉपर ट्यूब का तापमान भी बढ़ता जाता है और वाष्पीकरण के जरिए ये पानी को ठंडा करने में मदद करता है। 40 से 42 डिग्री के तापमान पर ये वाटर कूलर पानी को 23 से 27 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। इस नेचुरल वाटर फिल्टर में पानी के ठंडे होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से बाहरी तापमान पर निर्भर करती है, जिसमें बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। खास बात यह भी है कि इसे आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसमें बेसिकली कॉपर ट्यूब्स रहता है। कॉपर ट्यूब्स के ऊपर विस्कोस करके एक फैब्रिक आता है, वो हम माउंट करते हैं। कंटिन्यूअसली उसको वेट रखते हैं, मतलब बाई ड्रिपिंग वाटर। तो ड्यू टू नेचुरल इवापोरेशन, एयर सर्कुलेशन एंड हीट ट्रांसफ़र पानी ठंडा होता जाएगा। और आपको जैसे पता है कॉपर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना उसको नेगेटिव हीट मिलेगा इमीडिएटली वो पानी को ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसी के चलते पानी ठंडा होता है। तो जितना एटमॉस्फेरिक हीट ज़्यादा होगा उतना इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा, और जितना इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा उतना ही आपको कूलिंग ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज इवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग। वहीं दूसरी तरफ कॉपर को पुराने समय से ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता रहा है, इसलिए इस वाटर फिल्टर में मौजूद पानी में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का भी खतरा नहीं होता और ये पानी स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस वाटर कूलर का विभिन्न संस्थानों द्वारा ट्रायल किया जा चुका है, जिसमें सफल होने के बाद इसे देश के गर्म क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।